क्लास 6 स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं जो कि आपके पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। देखो, ज़रूरी नहीं है जो पेपर हम सोल्व करें वो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए बना हो। हर स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम किसी भी सैम्पल पेपर या क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं तो वो इसलिए डिज़ाइन होता है कि बच्चों को लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस का सामना करना पड़े, और सैम्पल पेपर आपको इसलिए दिया जाता है जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी, रिवीजन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएं और आप अपना कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास 6 का हिंदी का प्रश्न पत्र सोल्व करते हैं जो कि PT2 परीक्षा के लिए बना गया है 2025-26। ये पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा और क्लास 6 के लिए बना हुआ है। तो हिंदी के पेपर में आपको सिंपल सा ध्यानपूर्वक पेपर कैसे करना होता है कि आपको कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करनी होती, कोई भी छोटा वर्ड गलत नहीं समझना, किसी भी बात का अर्थ गलत नहीं लिखना। तो पहले प्रश्न में अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। खंड का अपठित गद्यांश, अपठित अवबोध। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर के 5 क्वेश्चन इस अपठित गद्यांश में से आपको देने हैं। तो वीरता की अभिव्यक्ति, देखो पेपर को देने का तरीका एक और चीज़ सिखाता है हमें, सैम्पल पेपर वगैरह। ये मॉक टेस्ट हमें ये सिखाता है कि पेपर को अप्रोच कैसे करनी है, पेपर को सोल्व कैसे करना है। ये अगर हमें ये पता होगा कि पेपर को सोल्व कैसे करना है तो हम पेपर में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस होगा हमारे अंदर, हम अंडर प्रेशर होकर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट गो में 1 गो में आपको पूरा पेपर पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा पेपर आपको पैसेज आपको 1 गो में पढ़ना है। इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना कि चलो मैं 2 बार पढ़ लेता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ, नहीं। तो आप कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी घी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने, खून बहाने या तलवार तोप रूस के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गुण ही तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर दावीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार से अंतः प्रेरणा ही है। अब जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक विशेष रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। आपने आराम से ये पैसेज पढ़ा, इसके बाद आप प्रश्न पर आए। प्रश्न कहता है, वीरता की अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? बुद्ध ने किस क्षेत्र में वीरता दिखाई? वीरता अंतः प्रेरणा से कैसे आती है? और वीरता से और नयापन कैसे आता है? तो इस तरह के प्रश्न आपके सामने हैं। अब इनका उत्तर आप लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो आप लिखेंगे वीरता की अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। पैसेज में साफ दिखाया गया है कि कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने, खून बहाने, तो यही लिखा जाएगा, लड़ाई करना, खून बहाना। तो आइए उत्तर में लिखते हैं, लड़ाई करना, खून बहाना, और क्या है, तलवार तोप के सामने, तलवार तोप के सामने जान देना, और जीवन के सत्य की खोज करना, और जीवन के सत्य की खोज करना। ठीक है, इसके साथ ये सब वीरता की अभिव्यक्ति के साधन है। ये सब
वीरता की अभिव्यक्ति के साधन है। ठीक है, ये आप उत्तर लिखेंगे। दूसरा, बुद्ध ने किस क्षेत्र में वीरता दिखाई? तो आपको बताना है बुद्ध ने किस क्षेत्र में। बुद्ध ने बेसिकली जीवन के सत्य और गुण तत्व की खोज में विरक्त होकर वीरता दिखाई। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया था कि बुद्ध जैसा राजा दीवार होता है, वीरता एक प्रकार से अंततः प्रेरणा ही है। जब किसी विकास हुआ तभी नया कमाल नजर आया, नई रौनक, नई सब, नया भी वीरता एक विशेषण रंग है। विशेष देश काल अनुसार संसार में जब भी कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर तो कभी जीवन के गढ़ ही तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसा राजा, तो सत्य की तलाश में गुण, बुद्ध ने जीवन के सत्य और गुण तत्व की खोज में, ये आप लिखेंगे। तो आप ब का, ये हमारा क्वेश्चन 2 है, इसका उत्तर आप लिखेंगे कि बुद्ध ने जीवन के सत्य और गुण तत्व की खोज में विरक्त होकर वीरता दिखाई, वीरता दिखाई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का उत्तर आप देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? वीरता अंततः प्रेरणा से कैसे आती है? तो प्रेरणा है जब कभी इसका विकास हुआ तभी, वीरता एक प्रकार से अंततः प्रेरणा है, जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया। तो जब वीरता की प्रेरणा विकसित होती है तो व्यक्ति नए और अद्भुत काम करता है। आप लिखेंगे इसमें कि जब वीरता की प्रेरणा विकसित होती है तो व्यक्ति नए और अद्भुत काम करता है। जिससे नई रौनक और नया कमाल दिखाई देता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है वीरता से हर और नयापन कैसे आता है? तो वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक विशेष रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे क्योंकि वीरता हमेशा नई और निराली होती है। फोर्थ का क्योंकि वीरता हमेशा नई और
निराली होती है और हर समय देश काल के अनुसार नया रूप लेकर आती है। ठीक है, क्वेश्चन 5 पर आते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। क्या हो सकता है उचित शीर्षक? गद्यांश का एक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? बेसिकली वीरता के बारे में बात हो रही है, तो वीरता का स्वरूप लिख सकते हो आप। तो क्या लिखेंगे? वीरता का स्वरूप। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपठित। निम्नलिखित अपठित गद्यांश, काव्यांश है बेसिकली, ये कविता है। काव्यांश को ध्यान से पढ़कर और प्रश्नों का उत्तर दें। तो आइए पढ़ते हैं अपठित काव्यांश। ओ वसुधा के रहने वालों, रहो सदा प्यार से। नाम अलग है देश देश के, पर वसुंधरा एक है। फल फूलों के रूप अलग, पर भूमि उर्वरा एक है। धरा बांट कर हृदय न बांटो, दूर रहो संहार से। कभी न सोचो तुम अनाथ, एकाकी या निष्प्राण रे। बूंद बूंद करती है मिलकर सागर का निर्माण रे। लहर लहर देती संदेश यह दूर क्षितिज के पार से। धर्म वही है जो करता है मानव का उद्धार रे। धर्म नहीं वह जो कि डाल दे दिल में दरार रे। करो न दूषित आंगन मन का नफरत की दीवार से। ठीक है, आइए इसके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, धरती पुकार कर क्या कह रही है? तो धरती पुकार कर क्या कहती है? कि धरती हमें यह संदेश दे रही है कि हम, यहाँ पर लिखेंगे हम पहला उत्तर, कि हम प्रेम और एकता के साथ रहें। हम प्रेम और एकता के साथ रहे। ठीक है, नफरत और संहार से दूर रहे। नफरत और संहार से दूर रहे। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर था आपका। देखो कहाँ कहाँ लिखा है कि देखो, दिल में दरार रे, धर्म नहीं है वो जो डाल दे दिल में दरार, मतलब लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहें, यही चाहती है धरती। वसुधा के रहने वालों प्यार से रहो, सदा प्यार से रहो। देश देश के वसुंधरा एक है। फलो रूप अलग, पर भूमि उर्वरक एक है। बांट कर हृदय न बांटो, दूर रहो संहार से दूर रहो। तो प्रेम से रहने की बात की गई है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। धरती को बांटने के, देखो थोड़ा प्रिंट खराब है लेकिन एडजस्ट कर लो आप। ठीक है, धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है? तो धर्म वही है जो करता है मानव का उद्धार रे। बूंद बूंद धरा बांट कर हृदय न बांटो। देखो, धरा बांट कर, धरती बांट कर अब हृदय न बांटो, तो किसको? हृदय को बांटने की बात कर रहा है। तो मनुष्य, अब आप लिखोगे आंसर में, दूसरे का आंसर लिखोगे आप, मनुष्य अब हृदय और आत्मा को बांटने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सच्चा धर्म कौन सा है? सच्चा धर्म वह है जो, सच्चा धर्म
वह है जो क्या? सच्चा धर्म वह है जो मानव का उद्धार करे, जो मानव का उद्धार करे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कथन एकता प्रदर्शित करता है? तो बूंद बूंद करती है मिलकर सागर का निर्माण रे। एकता, बूंद बूंद की बात की गई है। ये आपकी यहाँ से लाइन सागर का निर्माण, ये लाइन करती है, आपका आंसर हो गया पूरा 4th का। 5th देखते हैं, कवि ने किससे दूर रहने का संदेश दिया है? तो कवि ने संहार से दूर रहने का संदेश दिया है। कवि ने संहार से दूर रहने का संदेश दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर खंड खा आ गया आपका। व्यवहारिक व्याकरण आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पहला क्वेश्चन है हार शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो हार शब्द के 2 अर्थ लिखते हैं। एक तो पराजय, ठीक है, और दूसरा हो गया गले में पहनने का फूलों का हार, और गले में पहनने का फूलों का हार। ठीक है, इसके बाद इसमें एक पेज ऐड कर लेते हैं जिससे हम इनका ये सब आंसर्स लिख पाए। बाद में कर लेंगे। चलो क्वेश्चन 2 पर देखते हैं। आइए प्रत्यय जोड़कर 2 शब्द बनाइए। आई प्रत्यय, देखो आई शब्द, प्रत्यय का मतलब है शब्द किसी मूल शब्द में आगे आई जोड़ने से नया शब्द बन जाए। ठीक है, तो जैसे सुन और प्लस आई सुनाई। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे हम। तो सुन प्लस आई, और दूसरा हो सकता है लिख प्लस आई। तीसरा हो सकता है मान लो पढ़ प्लस आई। तो ये क्या बन जाएगा? सुनाई, लिखाई, पढ़ाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घोड़ा और कमल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची होते हैं जिसमें इनको दूसरे नामों से जाना जाता है, मतलब दूसरा ऐसा शब्द जिसका मतलब घोड़ा और कमल ही होता है। तो क्या लिख सकते हो आप? घोड़े के लिए 2 बताने हैं, 2 पर्यायवाची। तो घोड़े के लिए हो सकता है अक्षय, अश्व और तुरंग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं घोड़ा, और यहाँ पे लिख लेते हैं कमल। और कमल के लिए नीरज, अंबुज। ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। घोड़ा और कमल शब्द के 2 पर्यायवाची, ये हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। अंधे की लकड़ी होना अथवा लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग करें। तो आपको 2 मुहावरे दिए गए हैं, अंधे की लकड़ी होना और लोहे के चने चबाना। मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। आइए देखते हैं। तो पहला है आपका अंधे की लकड़ी होना। आइए, एक मुहावरा, इसका अर्थ और इसका प्रयोग। तो अंधे की लकड़ी होने का अर्थ आपका ये हुआ कि एकमात्र सहारा या एकमात्र उम्मीद होना। एक मात्र सहारा या उम्मीद होना। ठीक है, इसका अर्थ हो गया। अर्थ के बाद वाक्य में प्रयोग।
वाक्य में प्रयोग आपका ये रहा कि रमेश अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लकड़ी है। रमेश अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लकड़ी है। ठीक है, मतलब वो उनका आखिरी सहारा, एकलौता सहारा है। दूसरा आपका था जो लोहे के चने चबाना। ठीक है, इसका अर्थ होगा कि बहुत कठिन परिश्रम करना या बहुत मुश्किलों का सामना करना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए उसने लोहे के चने चबाए। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th हो गया हमारा। 5th पर आते हैं। सत्य तथा सम्मान शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब क्या होता है? देखो, सत्य का मतलब ऑपोजिट, विलोम मतलब ऑपोजिट। तो सत्य शब्द का विलोम क्या होगा? असत्य। ठीक है, और दूसरा सम्मान का अर्थ क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? अपमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खंड ग पठित अवबोध। तो बेसिकली आपको एक क्लास में से, आपकी चैप्टर में से कोई भी एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 4th में कहा गया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैसेज कहता है कि दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। ठीक है, सुयोग्य मतलब जो उसके योग्य हो, दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान, दीवान मतलब जो उनका मतलब देख रेख कर सके। ठीक है, उसके बाद जो अपने को इस पद के लिए योग्य समझते हैं वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो, मतलब उनके सामने आए। फिर यह ज़रूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक पद की राज परिवार में, या कह लो आप राज दरबार में, एक पद, दीवान पद की भर्ती निकली है, जिसके लिए नोटिस निकाल दिया गया है पूरे राज्य में, और सब लोग आके सुजान सिंह के सामने पेश होंगे।
क्वेश्चन फर्स्ट कहता है देवगढ़ में किस बात के लिए विज्ञापन निकाला गया था। तो देवगढ़ में किस बात के लिए विज्ञापन निकाला गया था, इसका उत्तर देखते हैं। तो निकाला गया था कि देवगढ़, आप लिखेंगे आंसर कुछ इस प्रकार से, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान नियुक्त करने के लिए, ठीक है, ये क्या लिखा है, करने के लिए विज्ञापन निकाला गया था। सेकंड पर आते हैं, उम्मीदवारों की किस बात पर विचार किया जाना था। तो उम्मीदवारों का किस बात पर विचार किया जाना था, सेकंड का आंसर लिखते हैं। तो उनके रहन सहन, उनके रहन सहन, आचार विचार और कर्तव्य परायणता पर, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं, उम्मीदवारों के लिए क्या ज़रूरी नहीं और क्यों ज़रूरी था। क्या ज़रूरी नहीं और क्या ज़रूरी था, ये बताना है। तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है, थर्ड का आंसर लिखते हैं। उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है और क्या ज़रूरी है, हस्ट पुष्ट होना आवश्यक है, होना आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ पर आते हैं, मंदाग्नि का अर्थ है, पहला मंद अग्नि, मंद बुद्धि, कमज़ोर व्यक्ति और नशीला। तो आपको पता होना चाहिए कमज़ोर व्यक्ति को ही मंदाग्नि कहा जाता है, कमज़ोर व्यक्ति, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन आते हैं ड पर, उम्मीदवार का चयन किसने करना था। ये फिफ्थ क्वेश्चन हुआ आपके हिसाब से। उम्मीदवार का चयन किसने करना था, राजा ने, पूर्व दीवान ने, अधिकारी ने या प्रजा ने। तो आपका आंसर होना चाहिए राजा ने, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन फिफ्थ पर आते हैं, नीचे लिखे काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश को पढ़ते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैन के पीछे, मधुबन मोही पठायो, चहर पहर बंसी तट भटकियो, साज परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बेर परे है, बरबस मुख लपटायो। इसके बिहाफ पर क्वेश्चन पहला पूछता है, माखन न खाने की बात कौन किससे कहते हैं। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से, श्री कृष्ण ग्वाला बालों से, श्री कृष्ण नंद बाबा से या श्री कृष्ण गोपियों से। तो आपको पता होना चाहिए, आपने जैसे काव्यांश को पढ़ा, श्री कृष्ण अपनी माता से बात कर रहे हैं, मैया, ठीक है, यहाँ पर मैया दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, श्री कृष्ण माता यशोदा से अपनी सफाई किस प्रकार देते हैं। मेरे छोटे छोटे हाथ छींक तक नहीं पहुँचते, ग्वाल बाल मेरे मुख पर माखन लगा देते हैं, गोपियों ने लगा दिया क और खा दोनों। तो आपको पता है ये दोनों बात कही गई है, क और खा। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन थ्री पर, इसके बिहाफ पर क्वेश्चन थ्री पूछा गया है, श्री कृष्ण कितने पहर गाय चराते थे। 4 पहर, 2 पहर, 3 पहर या 8 पहर। तो 4 पहर, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, 4 पहर। श्री कृष्ण को गाय चराने कौन भेजता था। उनकी माँ यशोदा, पिता नंद बाबा, उनके मित्र जो सारा दिन उनके साथ बिताना चाहते थे, तो उनकी माँ यशोदा, ठीक है। गाय कौन चराने भेजता था, उनकी माँ यशोदा, फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन फिफ्थ, प्रस्तुत पद के कवि का नाम बताइए। किसने लिखा है, सूरदास जी ने। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। श्री कृष्ण कहाँ गए चराते थे।
श्री कृष्ण कहाँ गाय चराते थे, कहाँ चराते थे? तो श्री कृष्ण अपने बाल्य काल में मधुबन में गाय चराते थे और वहाँ अपनी लीला करते थे। तो आप लिख सकते हैं श्री कृष्ण मधुबन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्षत्रिय, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको पूरा ही लिखोगे। ठीक है, यात्रा का वर्णन लिखते हुए एक अनुच्छेद लिखें। अच्छा देखो, ये इसके नंबर है अनुच्छेद के और ये इसके नंबर है, 2 नंबर 1-1 के। ठीक है, तो मधुबन 1 नंबर का क्वेश्चन, मधुबन में अपनी गाय चराते थे। क्षत्रिय और बिहू नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य है? तो क्षत्रिय और बिहू नृत्य दोनों असम राज्य के हैं। किसके हैं? असम राज्य के। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अपनी यात्रा का वर्णन लिखते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। यात्रा का वर्णन लिखते हुए एक अनुच्छेद लिखना है आपको। तो पिछले सप्ताह मैंने अपने परिवार के साथ नैनीताल की यात्रा की। किसी भी यात्रा पर लिख सकते हैं आप। देखो, अगर आपको ये PDF की प्रैक्टिस करनी है और इसकी आंसर शीट आपको चाहिए हर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर को सॉल्यूशन एज अ PDF फॉर्म में मैं आपको मेंबर्स जो चैनल को ज्वाइन करेंगे उनको प्रोवाइड कर दूंगा। हर एक बार आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है और मैं हर बार की वीडियोस के साथ साथ उनकी PDF और उनके सॉल्यूशन की PDF डाल देता हूं, जिसमें आपको हर क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी विद सॉल्यूशन की PDF। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर निबंध की बात की गई है, तो निबंध का आंसर कैसे मिलेगा आपको? देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, तो ये इस प्रकार आपको उत्तर मिलेगा, देख सकते हो आप। यहाँ पर हम तो पिछले सप्ताह मैंने अपने परिवार के साथ नैनीताल की यात्रा की। हम सुबह जल्दी निकले और रास्ते में पहाड़ों की हरियाली और झीलों की सुंदरता का आनंद लिया। नैनीताल पहुंचकर हमने सबसे पहले नैनी झील की सैर की और नौकायान का मज़ा लिया। इसके बाद स्थानीय बाजार घूमे, हस्तशिल्प के सामान खरीदे। मौसम ठंडा और मनमोहक था, जिससे यात्रा और भी यादगार बन गई। इस यात्रा ने मुझे प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव और परिवार के साथ समय बिताने का आनंद दोनों दिया। इस तरह से आप अपना वो लिख सकते हैं, क्या? अपना निबंध, अनुच्छेद, अपना अनुच्छेद इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अपने मित्र को अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखिए। तो पत्र लिखने का मेन पॉइंट क्या होता है? मैटर। मैटर कैसे लिखा जाता है? फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए? पहले आपका एड्रेस होना चाहिए। ये क्या है आपका? एड्रेस, मतलब पता। फिर आपने डेट लिखी, दिनांक। फिर आपने प्रिय अथर्व, अपने दोस्त का नाम लिखा। फिर आपने पूरा मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा परिवार अच्छे होंगे, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी प्यारी बहन, कोई भी नाम ले सकते हैं आप, का विवाह इस तारीख को इस जगह में होने जा रहा है। इस खास अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति मेरे और हमारे परिवार के लिए बहुत मायने रखेगी। विवाह के दिन कई रस्में और समारोह होंगे, जिसमें संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन का आयोजन होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस उत्सव में शामिल होकर हमारी खुशी में साथ दोगे। कृपया अपनी उपस्थिति की जल्दी पुष्टि करना। तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपका नाम सप्रेम, आपका नाम। इस तरह से पूरा फॉर्मेट तैयार होगा, जिस तरह से आप अपना पत्र लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। होली, गणतंत्र दिवस और पर्यावरण या मेरे जीवन का लक्ष्य। इन चारों पर मैंने लिख के दे दिया। आप PDF से ये क्वेश्चन करोगे, लास्ट क्वेश्चन। बाकी हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा और हेल्प मिली होगी, आप पेपर में बेटर परफॉर्म करोगे। देखो, पेपर की टेंशन नहीं लेनी। मैं तो इंग्लिश हो, साइंस हो, SST हो या आपकी हिंदी हो, सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस आप जुड़े रहो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।
और चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा जुड़े रहो। तो हमारे सारे पेपर्स समय से होते रहेंगे और कमेंट्स में अपने डाउट, अपनी क्वेरी और अपना सपोर्ट दिखाते रहा करो, बातचीत करते रहा करो। तो इस पीडीएफ को अवेल करने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, वरना आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बच्चों।